प्रिय व्यूअर, अररिया क्लासेस की एक महत्वपूर्ण पहल। अररिया क्लासेस को द्वारा आज से एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग कक्षा 6 के एनसीईआरटी इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और पहले चैप्टर में जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपनी एक समझ विकसित करेंगे। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक को जानते हैं विद पीडीएफ। महत्वपूर्ण टॉपिक को सर्च करते हुए हम लोग पीडीएफ के चौथे नंबर पेज पे चलते हैं। पीडीएफ के चौथे नंबर पेज में देश के नाम करके एक टॉपिक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। यहाँ पे हम इंडस को याद रखेंगे, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाएं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों को हिंदोस और इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद से मिलती है। इसके बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देश को कौन से नामों से जानते हैं इसके बारे में जाना, और उस नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में जाने। फिर उसको संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है उसके बारे में जाने। फिर उसके बाद से इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में किया गया है इसके बारे में जाने। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे और बार बार इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब इस टॉपिक के महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिलेख। अब हम लोग अभिलेख के बारे में जानेंगे, आखिर अभिलेख है क्या, और अभिलेख से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में भी जानते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभिलेख एक ऐसे लेख को कहा जाता है, या ये एक ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। और ये क्यों उत्कीर्ण कराए जाते हैं? जिसे शासक जनता के बीच अपने आदेशों को पालन कराने के लिए करते हैं। और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल हैं उसका हम लोग चर्चा कर देते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ये अभिलेख हैं। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है। फिर दूसरा है गौतम पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, और सबसे इम्पोर्टेंट है रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख। ऐसे फिर उसके बाद से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, आपको ये पढ़ना है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये किस अभिलेख की बात कर रहा है? ये अशोक के अभिलेख की बात कर रहा है। और अशोक के अभिलेख में कौन से भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसके अभिलेख में आर्मेइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें से दो टॉपिक, एक ये वाला पढ़ना है, फिर अभिलेख क्या है इसको पढ़ना है। फिर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं कि अब इस चैप्टर में और कौन से बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुरातत्व। फिर पुरातत्व, अब पुरातत्व है क्या और पुरातत्वविद क्या है? तो पुरातत्व है अतीत की बनी ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, ये सारे जो भी वस्तुएं या जो भी चीज़ जो अतीत में बनी है उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं उसे। फिर उसके बाद से कहते हैं एक है वर्ड पुरातत्वविद, जो इसका अध्ययन करता है उसको हम लोग पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं।
अब नेक्स्ट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है, पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद मतलब जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं, वो इमारत, पत्थर, औजार, इन सब के अलावे जानवर, चिड़िया, मछली मतलब सजीवों के भी अंश को ढूंढते हैं। तो ये हमें लाइन याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट्स में ये कथन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामों में। अब नेक्स्ट है जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण, जिसे हमें ध्यान में रखना है, वो है अगले पेज पे तिथियों का मतलब। अब तिथियों का मतलब हमें समझना है। अब हमें तिथियों के मतलब के बारे में जानकारी रखनी है कि तिथियों के मतलब के बारे में एक बार पढ़ लेना है। तो तिथियों में जनरली दो चीज़ यूज किया जाता है हिस्ट्री में, बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और मतलब कि आफ्टर एनो डोमिनी मतलब इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। तो ये पढ़ लेना है आप लोगों को। बस चैप्टर 1 में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एक समराइज फॉर्म में मैं इनको आपके सामने ला देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले देश के नाम के बारे में कैसे पढ़ा वो पढ़ना है, देश का नाम। फिर उसके बाद से हमें अभिलेख के बारे में बताया, अभिलेख के बारे में जानना है। फिर तीसरा हमने पुरातत्व के बारे में बताया, पुरातत्व के बारे में जानना है। फिर चौथा है तिथियों के मतलब के बारे में जानना है। ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है। फिर हमने सबसे एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताई, उसको याद रखना है कि पुरातत्वविद जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं वो जानवर, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। वैसे तो पुरातत्व का मतलब होता है अतीत में बनी इमारत, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, ये सारे होते हैं, उनको पुरातत्व कहते हैं। अब इसके अलावा हम लोग मैप पे चलते हैं कि यहाँ से मैप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग मैप पे आ गए। ये रहा हमारा मैप। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये मैप देखते हैं कि यहाँ से मैप को बार बार देखकर दिमाग में बैठाने की कुछ चीज़ें होती हैं और इसको दिमाग में बैठाते हुए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु नदी के सहायक कौन कौन से हैं। पंजाब 5 नदियों से बना है, तो इसमें 5 नदियाँ कौन कौन सी है? 2। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगा नदी कहाँ से होती है? फिर ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि नर्मदा नदी कौन से 2 पहाड़ों के बीच बहती है, जैसे कि विंध्य पहाड़ और सतपुरा। और तापी किसके किसके बीच बहती है? सतपुरा के नीचे, सतपुरा के बाद तापी बहती है। फिर उसके बाद से दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण नदियाँ है उसे पढ़ लेना है। ये सारे नदियाँ पढ़ लेना है क्योंकि ये सारे नदियाँ इम्पोर्टेंट नदियाँ है। और जैसे जैसे हम लोग एनसीईआरटी के जो आगे पढ़ाई करेंगे उसमें इन नदियों के बारे में डिटेल रूप से हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारी समझ और विकसित होगी। वैसे हम एक बार नदियों के नाम ले लेते हैं, जैसे सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी। ये तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी को पंचनद कहते हैं और इसी पंचनदी के नाम पर इसे पंजाब का नाम भी पड़ा है। फिर उसके बाद से ये सारे सिंधु के सहायक नदियाँ हैं। फिर एक किरथर नदी, काबुल नदी, सुलेमान नदी, ये सारे नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप की हैं। फिर दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नदियों में गोदावरी नदी हो गई, जिसे बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्कन हो गया, कृष्णा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, पेनार हो गया। फिर बंगाल की खाड़ी का लोकेशन कहाँ है ये देख लेते हैं, पूरब में है हमारे। फिर अरब की खाड़ी का लोकेशन क्या है ये देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किधर से होता है? पूरब की तरफ से होता है। गंगा नदी क्या होती है? गंगा नदी सेंट्रल में रहती है। फिर सोन नदी रिफ्ट में बहती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। फिर नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ों के बीच पाई जाती है? विंध्य और सतपुरा। इस तरह से इनको बार बार देखकर हमें इसको याद रख लेना है कि कौन सी नदी कहाँ है और इसे समराइज कर लेना है। जैसे कि पूर्वी घाट कहाँ पे है,
लक्षद्वीप कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है। तो हमें मैप से इतना कंप्लीट करना है और इसके साथ जो हमारा NCERT इतिहास का प्रथम चैप्टर था और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अररिया क्लासेस। इस प्रकार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके।